नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू देखे थे, तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले साल आ चुके हैं या उससे भी पिछले साल जो आ चुके हैं, और जितने भी एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं और बेसिक, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो पहली बार, तो ये बताऊंगा कि आप पहले जाके चैप्टर नंबर 5 की वीडियो देखो, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 काफ़ी लिंकेज है आपस में, बहुत बड़ा। और सिर्फ 5 6 ही नहीं, चैप्टर नंबर 9 भी काफ़ी लिंक है। तो मैं 5 करा चुका हूँ, 6 आज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। 8 को नहीं पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाओं वालों को, क्योंकि उसका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हालांकि उसे भी हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट अगर सीरीज की बात करें तो अभी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 की वीडियो नहीं देखी है, कांग्रेस प्रणाली वाली, और डायरेक्ट इस चैप्टर पे आ रहे हो, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि पहले जाके चैप्टर नंबर 5 की वीडियो देखो। बाकी मैं उसका यहाँ पे स्टैम्प भी लगा लूँगा, लगा दूंगा, तो आपको इजीली रहेगा वीडियो को फाइंड करने में, आप देख सकते हो। बाकी मेरे इसी चैनल पे इससे जो पहले की वीडियो है वो उसी चैप्टर की है, चैप्टर नंबर 5 के नाम से, कांग्रेस प्रणाली के नाम से, तो उसकी जाके देख सकते हो आप वीडियो। और जहाँ तक बात रही, अगर आप कोई ऐसा मटेरियल ढूंढ रहे हो जिसमें लास्ट टाइम में सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा हो, नोट्स भी हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में वीडियो एक बुक का लिंक दे रखा है आपको, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है यार, एक बार जाके जरूर देखना। और काफ़ी सस्ती, और सबसे अच्छी बात लगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है वो, पूरी हिंदी मीडियम में डिज़ाइन है, सारे इंपॉर्टेंट डेट नेम सब कुछ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम कर रखा है। और अगर अभी 1 2 दिन में लोगे तो काफ़ी फ्री डिलीवरी भी पड़ेगा, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, एक बार जाके जरूर दिख रहा है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मैंने अभी दे रखी है, बाकी अगर और किसी के चाहिए तो आप बताना, वो भी मैं ढूंढ के आपको ला के दे दूंगा। खैर, बात करते हैं आज के चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से हमें करने हैं। देखो, चैप्टर नंबर 5 की तरह ही इसमें हम लोग इसमें कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेहतरीन करेंगे। जो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डिट्टो दिख जाए। और डिट्टो अगर नहीं भी दिखेंगे तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर, बेसिक सब कुछ कॉन्सेप्ट यहीं से उठा के दिया होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत अच्छे से बनाए गए हैं एमसीक्यू। तो क्वेश्चन कम होंगे, शायद 30 32 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन होंगे। वीडियो छोटी होगी, देख के जरूर जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम क्वेश्चन करे लेकिन बेहतरीन करे। वरना करने को तो 100 200 क्वेश्चन भी इसी चैप्टर पे से बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना ही उतना टाइम है, ना ही हम इतना इफेक्ट लगाएंगे। हम कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे हम। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कह रहा है कि जनता पार्टी का विविध निर्माण कब हुआ था। मतलब कि सिंपल ये पूछ रहा है कि जनता पार्टी जो थी, एक पार्टी थी विरोध में जो खड़ी हुई थी कांग्रेस के, उसका निर्माण कब हुआ था। पहला है मई 1967, दूसरा मई 1977, जनवरी 1977, या मई 1977। एक बात तो तय है कि इसका जो है बना था, सब बच्चों को ये बात पता होगी कि इसका 1977 यानी 1977 को इसका निर्माण हुआ था। लेकिन ये बहुत कम को पता है कि कौन से महीने में है। और जिसने भी ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगर आपको मंथ नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन में बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये वाली वर्ड, यहाँ पे जो मंथ है ये वो याद करके रखना, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दो, यानी कि बेसिकली उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ और फुल मार्क्स स्कोर करके आओ। तो इसका आंसर यार देखो, ए तो किसी भी हालत में नहीं होगा, और बी मई 1977 कम चांसेस है, जनवरी 1977 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मार्च 1977 तो जी हाँ, मार्च में ही इसका हुआ था। मार्च 1977 को जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट कहूँ उतना कम है, क्योंकि इसके आने के आसार बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 साल से सीयूईटी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो यार। और इस वीडियो को दोबारा देखना। देखो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना होता है एमसीक्यू को, और इतने बड़े ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में अगर आपको अपेयर होना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होगी। बोर्ड की तरह नहीं है कि एक बार पढ़ लिया लिख लिया बात खत्म, कुछ मन से भी बना दिया। और कुछ बच्चे सो एकदम ही मस्त होते, एकदम
आप मज़े में चले जाते गाने लिख के आ जाते, वो यहाँ पे बिल्कुल भी केस नहीं होगा। अगर आपको आता है तो टिक करोगे, नहीं आता है तो छोड़ दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और जिस बच्चों को नहीं पता नेगेटिव मार्किंग क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के लिए स्ट्रेटजीज़ भी बताई जाती है। अभी हमने पॉल साइंस की शुरुआत की है, जल्द ही हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इन सब के भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, पीछे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, इसलिए हम जल्द ही उसकी शुरुआत करेंगे। तो आपको इसलिए इन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ऑप्शन दे रखा है, पहला जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई। देखा जाए तो ये सभी एक ना एक बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन पहले पूछ रहा है तो पहले में तो सिंपल सा आंसर होगा मोरारजी देसाई। कब बने थे? 1977 के बाद वाला जो हुआ था, 1977 में जो चुनाव हुआ था उसने जीतने के बाद ये मोरारजी देसाई पहले हमारे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। और जनता पार्टी कब बनी अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत भी है। इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल, जिसे इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल के बाद शाह आयोग की स्थापना कब की गई। देखो शाह आयोग किसने किया है, ये किया है हमारी जनता पार्टी की सरकार ने। शाह आयोग का काम क्या था कि ये एक कमेटी थी, आयोग नाम में ही आ रहा है ना कि शाह कमीशन इंग्लिश में कहते हैं वैसे, बट हिंदी में शाह आयोग। इस आयोग का काम क्या था कि देखा जाए, इस बात को रिसर्च करना, सब कुछ जितना भी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना, रिसर्च वगैरह सारी डिटेल्स फाइंड करना था इनका काम, कि आखिर आपातकाल के समय क्या क्या चीज़ें सही हुई, क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्या आपातकाल की ज़रूरत थी या नहीं थी, क्या क्या चीज़ें लोगों के साथ बुरी हुई, आपातकाल के वक्त लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। इन सब का डेटा कलेक्ट करना था शाह आयोग को। तो ये बनाया किसने? जनता पार्टी ने। अब बनाया कब, ये पूछ रहा है, मई 1977, मई 1978, मई 1976 या मई 1979। तो थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सोचो इसका क्या हो सकता है। तो देखो यार, ये जो भी ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, मई 1977 में इसका गठन हुआ था। तो चलो भाई, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो देखते हैं क्या कह रहा है। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। ये तो पता चल गया कि प्रधानमंत्री भाई हमारे मोरारजी देसाई बने, लेकिन सरकार कब बनी? 1971, 90, 77? सिंपल सा यार, 1977। ठीक है, तो इसका भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपातकाल का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक संकट, रेल कर्मचारियों की हड़ताल, न्यायपालिका के साथ टकराव। तो ये सारे ही कुछ इसके ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सब चीज़ें देखो यार, आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो। ये सब चीज़ें अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो हम अपना मेन मोटिव है उससे भटक जाएंगे, और वो हमारा काम नहीं है। अभी काम है हमारा सारे एमसीक्यू को करना। बाकी अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, एक बार एनसीईआरटी को खोलो और वहाँ पढ़ो, उसके बाद वापस इस वीडियो पे आओ। तो जैसे कि इसको अप्रोच करने की अलग तैयारी है भाई, बोर्ड की तरह, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसे नहीं पढ़ा जा सकता। पहले एक बार वीडियो देख ली, अब दोबारा एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वापस इस वीडियो पे आओ। देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चन के तो पहले से ही आंसर पता होंगे, और 2 बार रिविजन हो जाएगा इससे आपका। तो इसलिए मैं वीडियो इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चन आपको फाइंड करके ला के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यही मेरा एकमात्र मकसद है कि आप 2 बार इन वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, लर्न करो। आप कोई बहुत बड़े ब्रह्मा जी तो हो नहीं कि एक बार पढ़ा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता। तो आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार तो हो नहीं पाएगा, तो 2 बार कम से कम वीडियो देखो, और एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी ये कारण क्या था आपातकाल का, इस पर अगर आप कहोगे तो एक लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन इसमें हम अभी कवर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कह रहा है कि किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पंजाब, बिहार, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि 2 जगह चला था। ठीक है, लेकिन नवनिर्माण आंदोलन जो चला था वो कहाँ चला था? तो इसका सिंपल सा है, गुजरात में चला था। ठीक है, एक तो बिहार में भी छात्र आंदोलन चले थे, गुजरात में भी चले थे, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी, मतलब पूरे देश में फैला हुआ जो हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया था? सिंपल सा यार, जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, जैसे कि अभी आप एक्ट्रेस देखते होगे जैकलीन फर्नांडिस, वैसे इसका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, थोड़ा सा सरनेम बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, बट उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो देखते हैं क्या कहता है।
भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर दो और ऑप्शन बचे हैं, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। तो यार हमको पता है इंदिरा गांधी तो किसी हालत में करेगी नहीं, जयप्रकाश नारायण बचे हैं, तो यही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन सही है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर जयप्रकाश नारायण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा निम्न में से किसने दिया? इम्पोर्टेंट, ठीक है, अगर पेपर टफ बना तो ये आ सकता है। श्री डी के बरुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी, और श्री संजय गांधी, राजीव गांधी। तो देखो यार, ये तीनों तो इंदिरा फैमिली से, ये अपनी माँ के बारे में ही ऐसा क्यों कहेंगे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इसका सिंपल सा आंसर है श्री डी के बरुआ। ठीक है, तो आपको ये बात थोड़ा याद रखना है, नाम थोड़ा मुश्किल है बट कर लोगे आप लोग, भरोसा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लो। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसको गूगल पे पढ़ सकते हो अच्छे से इस बारे में। बाकी अभी मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट ले लिया ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सको। इसका है कि खाम क्या था, इसकी फुल फॉर्म कुछ होगी, वो आप जाके देखोगे। ठीक है, सारा अगर चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप गूगल नहीं खोलोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रिसर्च आप भी करो, और जितना रिसर्च करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। तो खाम क्या है? क्षेत्रीय हरिजन आदिवासी मुस्लिमों का कांग्रेस समूह, एक राजनीतिक दल, एनजीओ, या फिर एक संवैधानिक पद। तो आपको यार सिंपल से इसका आंसर पता होना चाहिए, क्षेत्रीय हरिजन आदिवासी मुस्लिमों का एक कांग्रेसी समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है कि बिहार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सिंपल है, 1974 में हुई थी। आपातकाल के दौरान हुई संवैधानिक संशोधन को लघु संशोधन कहा गया, वो कौन सा संशोधन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी पढ़ोगे, कॉलेज लाइफ में भी पढ़ोगे अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस रहा तो। बाकी अभी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन 100% आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 100% आने के आसार है, तो इस टॉपिक से अगर नहीं आया पेपर में, किसी न किसी स्लॉट में, किसी न किसी पेपर में ज़रूर आएगा, ये बात तो आप लिख के ले लो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा संशोधन था। 1976 में हुआ था, तो इसका आंसर होगा हमारा 42वां। ठीक है, और 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। किस प्रधानमंत्री के संसद का सामना किए बिना इस सन 1979 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया था? त्याग पत्र किसने दिया था, सिंपल ये पूछ रहा है। 1979 में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर थोड़ा सा शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, बट उतना भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं नक्सलवादी आंदोलन कब शुरू हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नक्सलवादी कहाँ हुआ था और क्या कहते हैं, किसने किया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये पता होना चाहिए कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1969 हम कह सकते हैं इसका, कि 1969 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। नक्सलवादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, मतलब कि उन्होंने सपोर्ट किया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सिंपल सा है यार, ये चिन्मय भाई पटेल, अतुल्य घोष, जयप्रकाश नारायण, ये तीनों ही नहीं है, तो इसका होगा चारू मजूमदार। इसके बारे में देखो बॉक्स में पढ़ा होगा आपने, अगर बॉक्स नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, जाओ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो समझ के एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में वचनबद्ध नौकरशाही का विचार किसने दिया? इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत आप पता करोगे। देखो मैं जानता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे कि भाई ये सब तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, नर्वस हो रहे होगे, बट एक बात याद रखना, आप यहाँ पे सीखने आए हो, मैं यहाँ पे आपको जज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, कितने दूध में हो कितने पानी में हो, वो सब हम जज नहीं कर रहे। यहाँ पे आप सीखने आए हो, वीडियो में कुछ सीखने आए हो, तो इसलिए अगर नहीं आते हैं तो भी डरो मत, चलो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं जो भी भैया समझा रहे हैं। और अगर आते हैं तो हवा में भी मत उछलो कि अरे मुझे तो सारे आते हैं तो मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, एक दो चैप्टर की देख लूँगा बाकी तो मुझे आते हैं। भाई इसमें सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट से लेके PYQ तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो एक भी क्वेश्चन मिस करने की तो गलती आप कर ही नहीं सकते, वो भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। और चाहते हो ना अगर पहले अटैम्प्ट में CUET क्रैक हो, तो फिर इतना तो यार मेहनत करना पड़ेगा, वरना एक ही तरीका है, अभी मत पढ़ो, टालते जाओ, अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ले आओ, और डर डर के या फिर पढ़ो ही मत को कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर अगले साल फिर ट्राई करना, आप फिर वही सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, एक साल बर्बाद करके।
खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो यार फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, चाहे मेरे बोलने से लेकर, समझाने से लेकर, बताने तक लेकर, कुछ भी आप बताना। अगर पॉसिबल हो पाए तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और आपके फीडबैक को चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैं हमेशा अच्छे ढंग में लूँगा यार। ये मैं सोचना कि अगर भैया को बताऊँगा तो बुरा लगेगा या ऐसा कुछ। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया था? डेटा बेस क्वेश्चन है, डेट को अगर अच्छे से लर्न होगा तो हो जाएगा। 12 जून 1975, 22 जून 1975, 24 जून 1975 या 25 जून 1975। देख रहे हो, डेट का ही सारा खेल है। मंथ और ईयर सब कुछ सेम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी कब लागू हुई, ये भी बात पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। आप लोग किस्मत तो बहुत अच्छी है। अभी मेरा मन था कि मैं बता दूं कि कब आई थी डेट, लेकिन अब अगला ही क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इस बारे में। खैर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब चुनाव रद्द कर दिया गया था इंदिरा गांधी का, वो वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? 12 जून होगा, 22 जून होगा, 24 होगा, 25 होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद ही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 12 जून 1975 है मेरे दोस्त। ठीक है, ये सब नहीं है 22 जून, 24 जून, 25 जून। 25 जून का एक अलग खेल है, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब है कि आपातकाल की घोषणा कब की गई? 25 जून 1975, 30 जून, 25 जनवरी या फिर 30 मई? बहुत से बच्चे समझ चुके होंगे क्योंकि अभी मैंने बातों ही बातों में दिल की चीज़ें बयां कर दी। तो इसका सिंपल सा आंसर है यार 25 जून 1975। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने कौन से कार्यक्रम की घोषणा की? 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 30 सूत्रीय कार्यक्रम या 24 सूत्रीय कार्यक्रम? तो देखो यार ये क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर बनाने पे आओगे डिफिकल्ट तो कुछ से कुछ सोचोगे तो जिसको बिल्कुल नहीं पता तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। और अगर इसने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका यार सिंपल सा आंसर हमारा 20 सूत्री। 10 सूत्री अभी नहीं आया था, वो पहले आया था। ठीक है, वो कब आया था इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में बताओगे। और कुछ कुछ चीज़ें तो आई थिंक आप कमेंट में बता ही सकते हो। फीडबैक ना सही तो एक क्वेश्चन का आंसर ही बता दो, मुझे पता तो चलेगा कि एटलीस्ट आप लोग देखते हो। और सिर्फ देखते नहीं हो, समझ के देखते हो और मुझे रिप्लाई भी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ खैर बढ़ते हैं हम लोग। बाकी कमेंट करना ना करना वो तो आपकी इच्छा पे है। किस पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की स्थापना की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने? अगर आपको ये पार्टी सब सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये सब कुछ पार्टी के हमने नाम सुने ही नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वाले चैप्टर जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अगले क्वेश्चन की भी बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हो। और आप तो जानते हो हिंदी मीडियम वालों की कोई सोच नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। इसलिए अगर आपको चाहते हो कि अच्छा मटेरियल मिले, कंटेंट बढ़िया मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हिंदी मीडियम वालों के लिए कभी भी इस चैनल पे हर चैप्टर कराए जाएंगे और कोई भी कंटेंट आना बंद नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एटलीस्ट कम से कम जब तक ये वाला एग्ज़ाम नहीं हो जाता सारे चैप्टर तो मैं करा के ही छोड़ूंगा। आपके पेपर से पहले तो सारे सब्जेक्ट हो ही जाएंगे। सारे सब्जेक्ट नहीं, आई मीन सारे चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट करना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के सारे कवर हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपको लग रहा है कि नहीं भाई जेन्युइनली ये कुछ मदद कर रहा है हमारी, तो एक लाइक का बटन दबा सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ उनकी सच में मदद हो रही है। खैर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा था कि किस पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की स्थापना की? तो इसका बहुत यार इजी सा क्वेश्चन है, जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जनता पार्टी की सरकार ने जो था, इन्होंने ही मंडल आयोग और एक और शाह आयोग, दोनों ही इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में लोक नायक के नाम से किस नेता को पुकारा जाता था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। याद करो कौन उस वक्त बहुत नेतागिरी में या फिर मैं कहूँ बहुत सारे आंदोलन में जुड़े हुए थे और उभर के एक नेता के रूप में आए थे। सिंपल सा जवाब है जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए हम कह सकते हैं जयप्रकाश को ही लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक, केशव नंदा भारती केस जो था, केशव नंदा भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब आया? देखो केस हुआ था 1973 में, तो फैसला 1972 में तो आने की कोई चांस ही नहीं है। तो एक ऑप्शन तो हमारा गया। बाकी
ये कह रहा है कि 74 में आया, 75 में आया। तो देखो यार, जब हुआ था उसका फैसला, जब केस आया था। अब आया कब तक, हुआ कब, ये सब आपको इतना नहीं जाना डिटेल में। बाकी जिसको लॉयर या एडवोकेट की तैयारी कर रहा है उसे तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सब केशवानंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में कभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगर मौका मिला तो। बाकी अभी के लिए आपको इतना ही जानना है कि इसका फैसला जो है ये आया था कि 1973 में इसका फैसला आ गया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आ सकता है, ठीक है, कि केशव नंदा भारती केस कब हुआ, फैसला कब आया, इसका मतलब क्या था, क्या हुआ नहीं हुआ। केशव नंदा भारती केस में सिंपल सा हुआ था कि यार सरकार ने कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में सब कुछ बदल ले, ठीक है, लेकिन उसका जो मुख्य ढांचा या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में बोलूँ तो उसका बेसिक चीज़ है। अब देखो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेसिक होता है। एक घर बनता है, उसका एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि दीवारों से बना है, ज़मीन पे है। आप पढ़ रहे हो, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई यही सिलेबस आएगा, इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बेसिक डिफाइन कर रखा है ना, उसको तो नहीं बदल सकते। हाँ, एक दो चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ डिलीट हो सकते हैं, कुछ ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो आपको 12th में पढ़ाया जाता है पूरा ही तो नहीं बदल देंगे ना। सिमिलरली सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को आपको जो मन है सब कुछ बदल दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका मुख्य ढांचा है, उसको आप किसी भी हालत में छेड़खानी नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने इसे छेड़ा तो हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है। अब यहाँ पे लड़का लड़की की छेड़ने की बात नहीं हो रही है, जो भी सोच रहे हो। सिंपल सा उनका ये कहना था कि अगर आपने कुछ इसमें घपलेबाजी की, संविधान को छेड़खानी की, बदला, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप छोड़ेंगे नहीं तो क्या मारने आएगी क्या सुप्रीम कोर्ट? नहीं भाई, मारने नहीं आएगी। वो पार्लियामेंट को बहुत सारे पनिशमेंट दे सकती है, और जो भी ऐसा कर रहा है उन सबको तो पहले समझाएगी, बताएगी, कहेगी भाई प्यार से मान जाओ, और वो लोग मान भी जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स बॉडी, वो सबसे हायर अथॉरिटी है हमारे इंडिया में, और वही इंसाफ करती है हमारी। और उसका जो उसने डिसीजन दे दिया, समझो दे दिया, लकीर खिंच जाती, उसने जो बोल दिया वही हर कोई मानता है। इसलिए अगर उसने ऐसा कुछ देखा कि गलत हो रहा है, संविधान में छेड़खानी हो रही है, तो सबसे पहले तो जो भी कानून बनाए उसे ही ख़त्म कर देगी वो, और बाद में जिन्होंने ऐसा किया उन सबको पकड़ेगी, समझाएगी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे केशव नंदा भारती केस में क्या मुकदमे में क्या न्याय निकला, क्या फैसला हुआ। इतनी देर से जो मैं समझा रहा था वो फैसला क्या हुआ वही मैं समझा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। शाहयोग के बारे में फिर से आ रहा है। शाहयोग की स्थापना किस सरकार ने? कह रहे यार अभी तो पढ़ा था, जनता पार्टी की सरकार ने। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसके पीछे भी एक मकसद है, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 बार क्वेश्चन आएंगे, 3 बार आएंगे, तो आपको पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएंगे। अब जैसे ये बार दूसरी बार आ रहा है तो आपको पता चल चुका है, अरे यार अभी तो हमने पढ़ा था जनता पार्टी की सरकार। अगर उस वक्त नहीं समझा तो इस वक्त समझ चुके होगे, इसलिए मैंने 2-3 बार कुछ कुछ मेन क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। होप करता हूँ आप लोग इस चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं होगे कि यार एक ही क्वेश्चन 2-3 बार क्यों ठूस रहे हैं। आप ही के भलाई के लिए ठूसे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में प्रसिद्ध प्रतिबंध नौकरशाही व प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा की किसने जन्म दिया? अच्छी बात है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती मोरारजी देसाई, ठीक है। थोड़ा सा भी सोचोगे तो इसका आ जाएगा कि प्रतिबंध नौकरशाही के, जो प्रतिबद्ध नौकरशाही मतलब जैसा कह रहे हैं नौकरशाही को करने के लिए वैसा करो, और प्रतिबंध न्यायपालिका, भाई न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका वहाँ पे जुडिशरी, हमारी जो पूरा न्याय व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे जो आते हैं, जिला न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे जो है उन सब की बात हो रही है। तो उसको पट्टीबद्ध मतलब जैसा सरकार कह रही है उनकी उंगलियों पे नाचने की बात हो रही है। तो इसकी अवधारणा को किसने जन्म दिया? तो हमारी जानी मानी नेता, जो पहली हमारी महिला प्रधानमंत्री भी थी, ये भी याद रखना, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ये बात थोड़ा याद रखो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जल्दी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार घबराओ मत कि बहुत ज़्यादा होगा, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है। आधे घंटे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब वैसे चाहूँ तो मैं एक एक क्वेश्चन को बढ़ता जाऊँ, कहूँगा इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, रट लो जैसे बाकी टीचर करते हैं। वैसा करना नहीं ना यार, मुझे आपको समझाना है। आप इस वीडियो में आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आपको सीख के जाओ, सारी चीज़ें समझ के जाओ, वरना ऐसे ही आओगे, सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, रटोगे, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मैं कम टाइम में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि वीडियो कहीं और आपको लंबी ना लगे। बाकी इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। अगर नहीं आ रहा है तो यार फीडबैक जैसे कि मैंने मांगा आपसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, आपातकाल की घोषणा किस में? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, सिंपल से पूछ रहे किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की। मिलता जुलता ही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब क्यों मैंने दोबारा ये क्वेश्चन ऐड किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो इसका यार सिंपल सा आंसर होगा
कि इंदिरा गांधी थी उस वक्त, ठीक है। 1975 से लेके 1977 तक हमारा इमरजेंसी या आपातकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है। युद्ध, बाहरी आक्रमण, आर्थिक सशस्त्र विद्रोह या इनकी आशंका हो, राज्य में संवैधानिक तंत्र फैल गया हो, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो या उपरोक्त सभी। सिंपल पूछ रहा है कि हमारे देश में जो आपातकाल लगा था वो कौन से अनुच्छेद के साथ लगा था और अनुच्छेद जो लगा उसमें क्या बात कही गई है। तो हमने जाना 352 के तहत लगाया गया था और उसमें एक बात कही गई थी कि अगर बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक रूप से हमारा जैसे आंतरिक रूप से अगर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे, जिसे इंग्लिश में सिविल वॉर, गृह युद्ध कहते हैं हिंदी में, अगर होने लगे तब हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो पहले ऐसा चलता था। अब सरकार इंदिरा गांधी तो बहुत चालू थी, उन्होंने कहा कि ठीक है यही वाला बहाना मारते हैं और इमरजेंसी लगा देते हैं। तो ऐसे में सोचा कि यार सिविल वॉर या गृह युद्ध तो छोटा सा, अगर मान लो दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है, आप ही के एरिया में अगर दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है तो सरकार ये कहेगी कि आपके एरिया में दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है, इसलिए हम पूरे देश में क्या कहते हैं आपातकाल लगा देते हैं। और उनका कहना तो ऐसा ही होगा, कहेंगे कि ये गृह युद्ध है और गृह युद्ध ही है क्योंकि आप ही की कॉलोनी के, आप ही के एरिया के दो समूह आपस में लड़ रहे, तो गृह युद्ध हुआ। लेकिन पूरे देश के लेवल पे नहीं हुआ ना। बट संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं है कि क्षेत्रीय बेसिस पे होना चाहिए या नेशनल या फिर पूरे राष्ट्र के बेसिस पे। इसलिए इस वर्ड को बाद में बदल कर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, यानी गृह युद्ध की बात नहीं हो रही है, सशस्त्र विद्रोह यानी बड़े लेवल पे विद्रोह हो रहा है, मारकाट मच रही है और पूरे कंट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे लड़ाई हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब बहुत खतरा है, इसलिए आपातकाल लगा सकते। तो पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया जब देखा कि यार कुछ कुछ चालू लोग भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री बन के। तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके हटने के बाद इन सब में बदलाव किया गया। तो पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, यानी बाहर से अगर कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो, या फिर आप ही के देश में सशस्त्र विद्रोह, बड़े लेवल पे विद्रोह हो रहा है, तब आप कर सकते हो। तो 27 का आंसर होगा ए, ठीक है। अब बाकी ये जो राज्य में संवैधानिक तंत्र का फैल जाना, ये 356 में बात की गई है। थोड़ा बहुत यार याद रखो आर्टिकल, मैं जानता हूँ दिक्कत होगी बट कर सकते हो इतना। और इसकी बात कही गई है 360। ये भी वैसे देखा जाए तो आपातकाल है, लेकिन आपातकाल लगाने का कारण क्या था? 52 में ये कारण है, 56 में ये कारण है, 60 में ये कारण है, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल लगाने के क्या क्या कारण है तो उपरोक्त सभी हम लगा सकते थे। बाकी इसने पर्टिकुलर एक आर्टिकल का, एक अनुच्छेद का पूछा है कि उसका क्या कारण था, तो हम 352 का कहेंगे कि बाहरी युद्ध, आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या इनके आशंका हो तो हम 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर आपने मेरी अच्छे से नॉलेज सुना होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही ढंग से कर लोगे आप और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत होगी, बट मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे आके बस पता नहीं अच्छे से नहीं पढ़ रहे होंगे, या कुछ ने तो वीडियो पे क्लिक ही नहीं किया होगा, और वो सब आपसे बहुत पीछे छूट चुके होंगे, आप उन सबसे आगे निकल चुके हैं। जो भी बच्चा आप तक रुका है और इस वीडियो को देख रहा है, यार अपने लिए क्लैपिंग बजा लो। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने 20-25 मिनट से रुके हुए हो और वीडियो को देख रहे हो, ढंग से समझ रहे हो। मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी के किसी न किसी कॉलेज में पक्का हो जाएगा, और किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में नहीं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में होगा अगर आप ढंग से देख रहे हो। अब अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो चीज़ समझाई आपको अच्छे से समझ आई होगी तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप खुद ही कर लोगे। बट मेरा काम है कि मैं आपको बता के जाऊँ, कहीं आप गलत ना सोच के आंसर टिक लगा दो और वही पेपर में कर दो तो गलती हो जाएगी। इसलिए वैसे तो मैं 28 का आंसर बताऊँगा बट आपको टाइम भी दूंगा सोचने का, ताकि आपका और मेरा आंसर मैच हो सके। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, थोड़ी देर पहले भी क्या, कुछ सेकंड पहले मैंने समझाया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है। सिंपल से पूछ रहा है, अनुच्छेद 356 में भी आपातकाल लगाया जाता है, लेकिन कारण क्या होता है, मेन कारण क्या होता है लगाने का? जैसे 52 में है कि बाहरी आक्रमण हो जाए, आपके गृह युद्ध नहीं सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आप लगा सकते हो, लेकिन 356 में भी लगा सकते हो, कारण क्या है? 360 में भी लगा सकते हो, कारण क्या है? तो 356 का एक कारण पूछ रहा। पहला है युद्ध की परिस्थिति में हो सकता है, आप अब आपको गेस करना है, मैं आंसर बताऊंगा बाद में। वित्तीय संकट या आंतरिक अशांति में क्या विफलता, ठीक है, देश में विफलता हो जाए, आंतरिक अशांति, या राज्य का संवैधानिक तंत्र का नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं, आपको 3-4 सेकंड दे रहा हूँ मैं, सोचो, एक दिमाग लगा के सोचना, तुक्काबाजी मत करना कि चलो सी लगा देता हूँ, बी लगा देता हूँ, बी या ए।
थोड़ा सोचो फिर बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो 10 सेकंड में देता हूँ आपको, अब सोचो क्या हो सकता है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, और अगर आपका आंसर और मेरा आंसर सेम निकला तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ढंग से आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो। तो इसका यार सिंपल सा आंसर अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल हो जाना या नष्ट हो जाना, तब हम 356 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो लिखा है भाई, राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता में या फिर राजनीतिक राज्य की संवैधानिक तंत्र का नष्ट हो जाना, तो सिंपल सा यार इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसी को जो है हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो अगर राज्य की संवैधानिक तंत्र यानी कोई राज्य है, मान लो दिल्ली है, दिल्ली की सरकार जो है अच्छे से नहीं चला पा रही है, मान लो जो यहाँ पे हमारी क्षेत्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी अच्छे से सरकार को नहीं चला पा रही है, दंगे फसाद हो रहे, लड़ाई हो रहे, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार कहेगी कि भाई आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, तो दिल्ली में फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, वो राष्ट्रपति शासन यही तो है। और कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि जनता पार्टी की सरकार के पतन का मुख्य कारण रहा था शाह आयोग की नियुक्ति, पार्टी के अंदर गुटबाजी, भाषा नीति, शिक्षा नीति। अब देखो यार, शाह आयोग की नियुक्ति ये तो अच्छी बात की थी, गलत क्या किया था? भाषा नीति, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। शिक्षा नीति, ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं था। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी, अब देखो ये जो थी जनता पार्टी, बहुत सारी पार्टी को गठबंधन बना मिला के बनाया गया था। अब अगर एक ही पार्टी में बहुत सारे लोग रहेंगे, सबकी थिंकिंग अलग है, सबका सोचना अलग है, हर किसी का प्रायोरिटी भी अलग है, कोई शिक्षा पे फोकस करना चाहता है, कोई हेल्थ पे करना चाहता है, आपस में गुटबाजी होने लगी, लड़ाई होने लगी कि आप ये वाली पॉलिसी क्यों बना रहे हो, मेरी पसंद की क्यों नहीं पॉलिसी बना रहे हो। जैसे एक क्लास में रंग बिरंग के बच्चे होते हैं, रंग बिरंग के कहने का मतलब ये नहीं कि काले गोरे सफ़ेद ये सब, रंग बिरंग से कहने का मतलब है कि सबकी अवधारणा अलग है, कोई अलग सोचता है, कोई पढ़ाई को फोकस करता है तो कोई इधर उधर की बातों में, कोई दोस्त बनाने में फोकस करता है तो कोई रिलेशनशिप बनाने में फोकस करता है, कोई सोचता है कि मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा तो टीचर की नज़र में चढ़ जाऊँगा, तो कोई सोचता है कि मैं टीचर का सारा काम कर लूँगा तो उसकी नज़रों में चढ़ जाऊँगा। तो वैरायटी टाइप के लोग हैं, भांति भांति की समस्याएं हैं, भांति भांति के लोग हैं वहाँ पे। तो इसी तरह आपकी क्लास में भी गुटबाजी तो होती होगी, आई एम श्योर। ठीक है, भले छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे, आप 12th तक आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि गुटबाजी बन जाती है, भाई ये गुट अलग सोच रहा है, ये ग्रुप अलग सोच रहा है, सबकी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, ऐसा होता है। तो सिमिलरली एक पार्टी भी तो लोगों का ही समूह समूह है ना, आप ही के जैसे लोग होते हैं जो एक पार्टी बनाते हैं, बस उनकी उम्र ज़्यादा होती है, बाकी सोचना समझना तो लगभग सेम ही होता है ना। तो जैसे आपकी क्लास में गुटबाजी हो जाती है, सिमिलरली यहाँ पे भी गुटबाजी होती है, और गुटबाजी से हमेशा पार्टी टूटती है, पार्टी हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, संस्था हो। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 29 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में कहते हैं, अपने न्यूज़ वगैरह में अगर थोड़ा बहुत ढंग से सुना होगा, आई थिंक, पता नहीं आप न्यूज़ देखते हो कि नहीं, इंस्टाग्राम तो बहुत देखते होगे मुझे पता है, बट अगर नहीं देखते हो तो कोई नहीं भैया, आपके साथ मैं ही बता देता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं यार CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शायद कभी ना कभी गलती से सुन लिया हो किसी टीचर से या न्यूज़ में, बट जिसने भी गलती से आपको बता दिया अच्छा ही किया, ताकि आज आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। इसी को इंग्लिश में CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 1973 में हमने देखा था कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जज की बात हो रही है, जज को हटाकर एक ऐसे छोटे इंसान को, छोटे इंसान मैं नॉलेज के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, उम्र के हिसाब से छोटे इंसान को मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। वो कौन सा इंसान था? तो सिंपल से इसका आंसर, अगर NCERT की बॉक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। इसका आंसर है भाई सिंपल सा AN रे। इसकी जगह 3 जो थे बड़े बड़े इनसे जो उम्र में थे न्यायाधीश, उनको हटाकर AN रे को बना दिया गया था, और इंदिरा गांधी ने बनाया था। इसलिए न्यायपालिका और आपका जो संसद है, यानी कि न्यायपालिका और संसद के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी थी, लड़ाई होने लगी थी, यही गुस्सा होने लगा था कि यार ये संसद कैसे हमारा कर रहा है, ये कैसे काम को कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल रहा है। वैसे ये बात कहीं संविधान में लिखा नहीं था, इसलिए इंदिरा गांधी गलत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की गई। तो जैसे कि आपको पता है 1975 से लेकर 77 के बीच में चला था, 1975 से 77 के बीच चला। तो यहाँ पे 2 डेट आ रही है 77, 18 जनवरी और 15 मार्च।
यहाँ पे बहुत बच्चे फंस जाएंगे। बट अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यार ज़रूर एक ना एक टिक करके आना, अगर आपको ना भी पता चलता है, क्योंकि 50% का यहाँ पे लॉस है। ठीक है, आपको 2 ही ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है, तो क्या पता जो आप टिक लगाओ सही आ जाए, तो आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 18 जनवरी 1977 या 15 मार्च 1977 है। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। तो इसका सिंपल सा यार आपको पता होना चाहिए, जनवरी के महीने की ये बात थी, ठंडी ठंडी थी बहुत ज़्यादा, उस वक्त गर्मी नहीं थी। तो 18 जनवरी 1977 के बीच इन्होंने बंद कर दिया था, समाप्ति कर दी गई थी आपातकाल की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं और हम जल्द ही अपने पहुंच जाएंगे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत में नौकरी या शिक्षण संस्थानों के कितने प्रतिशत अधिक आरक्षण नहीं मिल सकता, मतलब कितना परसेंट तक आप रिजर्वेशन आरक्षण दे सकते हो। तो इसका सिंपल सा अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर इससे ज़्यादा दे दिया जाओगे तो जनरल वाले बच्चों का क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगी। अभी शायद आपको उतना अच्छे से रिजर्वेशन या आरक्षण के बारे में ना पता चले, लेकिन अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रिजल्ट आने दो, CUET का एक बार एडमिशन हो जाने दो, शायद आपको भी बुरा लगे या फिर किसी के साथ अच्छा हो। देखो अब ये गलत है सही है मैं इस पर नहीं आऊँगा, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बट आप इसको नज़दीकी से खुद के साथ एक्सपीरियंस अनुभव तब करोगे जब आपका रिजल्ट आए, जब आपको पता चलेगा कि कोई SC बच्चा है या ST बच्चा है तो उसको आरक्षण मिल रहा है, या OBC को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आपातकाल की घोषणा पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर साइन होता है पता होगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ ये हमारे राष्ट्रपति थे लेकिन उस वक्त नहीं थे यार, उस वक्त तो शायद जिंदा भी नहीं थे, ये पहले हमारे राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा, या फिर R वेंकटेरमन, या फिर श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी है भाई, जितना इम्पोर्टेंट बोलूँ भाई या बहन, जितना भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूँ ये उतना कम है। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आया था पिछले साल। ठीक है, मैंने खुद अपनी नज़रों से इन क्वेश्चन को देखा था और फील किया था, तो मुझे तो खैर आता था ये क्वेश्चन, मैंने देखा था। और बहुत बच्चों को यार इसमें दिक्कत हुई थी, तो ये वाला क्वेश्चन करके ज़रूर जाना, इस बात को याद रखो यार। कुछ कुछ क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ आ सकते हैं, तो ये वाला उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रपति थे उस वक्त, और कहा कि चलो भाई आपातकाल लगा देते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर, दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे, जो भी लिंकेज है उसका भी बहुत बड़ा इन 2 चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ आए होंगे। और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो भाई दोबारा एक बार वीडियो को देखो, अगर 2 बार में नहीं आता तो तीसरी बार में भी वीडियो को स्पीड बढ़ा के ज़रूर देखो। और NCERT को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, लास्ट में ये बताऊंगा कि अगर आपके पास अब NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ NCERT के बहुत ज़्यादा यार बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो मैंने बुक का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक दे रखा है, उस बुक को जाके ज़रूर देखना। उस बुक में सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट MCQ है, वो भी हिंदी मीडियम में यार, बहुत कम मिलता है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ। बहुत सस्ती किताब है, एक बार अगर अच्छा स्कोर करना है तो यार किताब तो खरीदनी पड़ेगी। सोचोगे कि यहाँ से एक वीडियो देख लेता हूँ आकाश भैया की, फिर कहीं और से वीडियो देख लूँगा, तो फिर पूरे टाइम वीडियो ही देखते रह जाओगे, पढ़ कुछ नहीं पाओगे। तो अगर सेल्फ स्टडी करना है तो इस किताब से करना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है वो किताब का लिंक, और क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में भी एक बार जाके ज़रूर देखना। बाकी तब तक के लिए हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।